गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास में टॉपिक पढ़ रहे थे हम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर है अपना, इन विच वी हैव सीन द लास्ट क्लास एटॉमिक मास, एवरेज मास, मोलिकुलर मास, जिसमें बहुत सारे वेरिएशंस अपन ने देखी हैं। किस मेथड से कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास को, ओवरऑल अपन ये देख चुके थे कि द एटॉमिक मास determination is a relative method which can be denoted by the standard atom carbon 12th. uh, Now we can define the atomic mass in terms how many heavier the atom than the 1/12 part of carbon 12 atom, because now the standard atom is carbon 12. ओके, देन मॉलिकुलर मास देखा है और फॉर्मूला मास देखा है। उसके बाद में देखो लास्ट क्लास में मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, 1 to 20 तक के एलिमेंट्स लिखे हैं, जिसके अंदर सबके एटॉमिक मास लिखे हैं। मैंने स्ट्रेस भी दिया आप लोगों को काफ़ी कि लास्ट क्लास के अंदर जो लिखे हुए एटॉमिक मास है सारे बच्चों को याद होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट में जब भी अपन फॉर्मूला डिराइव करें उस टाइम मुझे बार बार ही बताना नहीं पड़े कि हमने 20 कहाँ से लिया, हमने 13 कहाँ से लिया, हमने ऑक्सीजन के लिए 16 क्यों लिया, फ्लोरीन के लिए 18 क्यों लिया, सोडियम के लिए 23 क्यों लिया। इस तरीके से बेस है ये सबका, तो आपको याद करना ही है वो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है परसेंटेज कंपोजिशन एंड परसेंटेज मास। परसेंटेज कंपोजिशन और परसेंटेज मास को आप ऐसे देखो, जैसे मान लो कि सिंपल बात है। सबसे पहले आप ये देखो, जैसे मैंने कोई भी एक फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, मैंने कोई भी एक फॉर्मूला लिखा है। जैसे फॉर्मूला मैंने ये लिखा है CO2, ठीक है। आपको ये पता है कि CO2 जो है 1:2 में बना हुआ है, कॉमन सी बात है। तो ये टोटल मिलके कितना रेशियो है, 3। 100 में 3 रेशियो आ रहे हैं, इसका मतलब 33% तो कौन है, कार्बन, और 33.33% तो कौन है, कार्बन, और 66.66% कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसी तरीके से अपन को ये देखना है कि जो मास परसेंटेज है ना वो फॉर्मूले से किस तरीके से निकालेंगे, तो डेफिनेशन बाद में देखते हैं। पहले मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, जैसे मैंने लेट एग्जाम्पल दैट इज CH4, मीथेन का एग्जाम्पल लिया। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला है 12 + 4 = 16, कि इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है, 16। इस 16 में से 12 कौन है, कार्बन, और 4 कौन है, हाइड्रोजन है। परसेंट ऑफ कार्बन निकालना चाह रहे हैं, तो कार्बन का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100 कितना आ गया, अप्रोक्स 75% आ गया। परसेंट ऑफ हाइड्रोजन अगर डिटरमाइन करेंगे तो हमने लिखा है 4/16 इंटू 100 इक्वल कितना आ गया, 25% आ गया। तो इसका मतलब है CH4 के कॉम्बिनेशन में 25% कार्बन पार्टिसिपेट करता है और 75% कौन कर रहे हैं, हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज द मास ऑफ ईच एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज ऑफ द टोटल मास। कि परसेंटेज कंपोजिशन है ना किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले में हर एक एलिमेंट का कितना कितना परसेंट मिलकर के बना हुआ है उसको वो दिखाता है। इन अदर वर्ड्स द परसेंटेज कंपोजिशन इज द मास ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्राम प्रेजेंट इन द टोटल 100 ग्राम। की अगर कोई भी एलिमेंट है, जैसे मैंने बोल दिया CO2 100 ग्राम है, तो आप ऐसे बोल सकते हो 33.3 ग्राम तो कौन है, कार्बन, और 66.6 ग्राम कौन है, ऑक्सीजन। अगर मैंने ये बोला 100% है तो आप परसेंटेज में आंसर दोगे, ग्राम में बोले तो ग्राम में आंसर दोगे। मास परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंट ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड, शॉर्ट में लिखा है CPD कंपाउंड को, अपॉन द मोलर मास ऑफ कंपाउंड। कैसे, कार्बन का परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो कार्बन का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। हाइड्रोजन का एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो हाइड्रोजन का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, ठीक है ना, यही होता है। नेक्स्ट देखो C6H12O6 है ना, C6H12O6। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज देखें, तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज में हम बोलना चाहेंगे कि जो कार्बन होता है हर एक एलिमेंट का मास कितना होता है, 12, और कितने एटम्स हैं टोटल, 6, तो कितने हो गए, 12 × 6 72। एक हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम है तो 12 के लिए कितना ग्राम हो गया, 12 ग्राम। एक ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम है तो ये 16 × 6 कितना हो गया, 96। अब देखो पीछे मैंने इसके लिए बोला था कि मुझे बार बार नहीं बताना पड़े ऑक्सीजन का 16 का है, क्योंकि इसका मास कितना होता है, 16 होता है। टोटल को ऐड करके मैंने कितना बोला, 180 ग्राम है। इस 180 ग्राम में आई वॉन्ट टू टेल यू द परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए कार्बन का मास कितना है, 72। कितने में से है, 180 में से है, तो कार्बन का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, इसका मतलब कितना परसेंट है एलिमेंट का, 40% कार्बन है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल 12.180 इंटू 100,
6.67%। थर्ड है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, देन हमने लिखा है 96/180 इंटू 100 इक्वल आगे 53.33%। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड, कि किस एलिमेंट का कितना रोल है, कितना परसेंटेज वो कवर कर रहे हैं। तो जब ये सारा तभी कर पाएंगे जब अपने पास में मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूले से सबसे पहले तो उनको कंपाउंड का टोटल मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, फिर ईच एलिमेंट का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसी स्टेप को फॉलो करते हैं, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन द मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। तो ये किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। Let an other example, calculate the mass percentage of potassium, chlorine and oxygen in KClO3. KClO3 is potassium perchlorate. पोटेशियम परक्लोरेट के अंदर अगर हम पोटेशियम का, क्लोरीन का और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो देखो लास्ट उस लिस्ट में अगर आप देखोगे तो देखेंगे पोटेशियम का कितना होता है, 39 होता है, ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है, एवरेज मास निकाला है उसके अंदर देखा है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, एक के लिए 16 तो 3 एटम के लिए 16 इंटू 3 कर दिए, ठीक है यहाँ तक। अब देखो टोटल को ऐड करने के बाद में हमारे पास 122.5 है, ये किसका मोलिकुलर मास है, KClO3 का। इस KClO3 में जब अपन परसेंटेज ऑफ पोटेशियम निकालना चाहेंगे तो पोटेशियम का कितना रोल है, 39 ग्राम, कितने में से है, 122/0.5, ठीक है, और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से। क्लोरीन का निकालना चाहेंगे तो क्लोरीन का कितना है, 35.5 है, कितने में से, 122.5 में से, और मल्टीप्लाई कितने से, 100 से। इसी तरीके से ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो 16 इंटू 3 कितना होता है, 48 होता है। तो 48 कितने में से, 122.5 में से, और मल्टीप्लाई कितने से, 100 से। देन ईच एलिमेंट का मास परसेंटेज आ जाएगा कि KClO3 के जो फार्मूला है उसके अंदर कितना परसेंट तो पोटेशियम पार्टिसिपेट करता है, कितना परसेंट क्लोरीन पार्टिसिपेट करता है और कितना परसेंट ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करता है, ये सारा आएगा। देखिए परसेंटेज ऑफ पोटेशियम इक्वल हो गया 39/122.5 इंटू 100, ओके। देन हमारे पास आया है 31.83%। जब क्लोरीन का परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो हम बोलेंगे 35.5/122.5 इंटू 100, देन कितना है, 28.97% आ गया। देन परसेंट ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो 48/122.5 इंटू 100, देन कितना आ जाएगा, 39.20%, ठीक है। कैलकुलेशंस देखो खुद को ही करनी होती है। तो होप सो आप लोगों को किसी भी परसेंटेज कंपोजिशन अगर पूछा है किसी भी फॉर्मूले से तो आप उसको डिराइव कर पाएंगे। आपको सिर्फ जैसे CH4 दिया हुआ मिलेगा तो सबसे पहले आपको मोलिकुलर मास निकालना है उसका, देन कार्बन का कितना है, देन हाइड्रोजन का कितना है, उसकी परसेंटेज आपको खुद को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, तभी अपन निकाल पाएंगे, उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। जब किसी चीज़ का मेन पता हो तभी तो अपन को पता चलेगा कि हमको किस मेथड से निकालनी है। अब देखो एम्पेरिकल फार्मूला, तो फार्मूला देखो किसी भी चीज़ का जो सबसे सिंपल फार्मूला होता है, ठीक है ना, सिंपल रेशो, एलिमेंट्स जिस भी रेशो में प्रेजेंट है अगर उनका हम सिंपल रेशो निकाल देते हैं तो सिंपल रेशो जिस भी रेशो के अंदर प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे मान लो कि मेरे पास किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला, जैसे मान लो C6H12O6 आ गया तो मेरे पास कार्बन कितना है, 6, हाइड्रोजन कितना, 12, ऑक्सीजन कितना, 6 है। मैं अगर इसको सिंपल रेशो लिखना चाहूँगी तो कितना आएगा, 6 से डिवाइड करने पर 1:2:1। तो जो 1:2:1 आया है वो क्या है, सिंपल रेशो, और उस सिंपल रेशो को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। इसका मतलब है किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट फार्मूला विच टेल्स अस अबाउट द कंपोजिशन परसेंटेज, सिर्फ और सिर्फ हमको ये बताएगा कि कोई भी एलिमेंट है वो किस रेशियो में प्रेजेंट है, इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी इससे।
क्योंकि सिंपल रेशो में नहीं पता चलता कि हमने 6 से डिवाइड किया है, कि हमने 2 से डिवाइड किया है, कि हमने 4 से डिवाइड किया। 1:2:1 का मतलब ये थोड़ी ना होता है 6:12, 6:4:8 भी हो सकता है, 2:4:2 भी हो सकता है ना। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला हमको सिर्फ और सिर्फ इंडिकेशन देता है किसका, एटम जो होते हैं उनके रेशियो का इंडिकेशन देता है, और किसी का भी नहीं देता, ठीक है ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला, द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। कि किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स का जो सिंपल रेशियो होता है वो क्या शो करता है, एम्पेरिकल फॉर्मूले को शो करता है। अगर देखो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने ये लिखा है CH3COOH, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन कितने हैं यहाँ पे 2, हाइड्रोजन कितने 3 1 4, और ऑक्सीजन कितने हैं 2, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1:2:1, ये इसका क्या आ गया सिंपल। इसी टर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, कार्बन को 1, हाइड्रोजन को 2 और ऑक्सीजन को 1। ये क्या आया है एम्पेरिकल फार्मूला। टोटल नंबर निकाले, सिंपल फार्मूला लिखा, और सिंपल फार्मूले को लिखने के बाद में अपन ने इसको क्या बोला है, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। आई बात समझ इतनी। अब देखो नेक्स्ट होती है मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला किसको बोलते हैं, द फार्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल और ए कंपाउंड इज कॉल्ड मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला जो होता है वो ओरिजिनल डिटेल देता है अपन को। ओरिजिनल डिटेल से मतलब है कि किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अगर कार्बन 5 है तो 5 का इंडिकेशन देगा, 6 है तो 6 का, 10 है तो 10 का। मोलिकुलर फार्मूला जो होता है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, ठीक है ना। तो मोलिकुलर फार्मूले के बेसिस पे अपन कंपाउंड को दोबारा से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वापस से उसकी सारी डिटेल्स बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये लिखा होता मैंने, ठीक है, तो मैंने C2H4O2 मुझे ये दिया हुआ होता तो मैं उसको नोट आउट कर सकती थी कि ये गिवन फार्मूला ये हो सकता है। बट CH2 से मुझे नहीं पता चलेगा कि इसका मल्टीपल ये बनाऊँ या फिर कोई और होगा, ठीक है। अब देखो लाइक एस मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज CH3COH, बट एम्पेरिकल फार्मूला हमने पीछे निकाला कितना है CH2। मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। देखो आगे नहीं यही बात। अब 6:12:6 सिंपल रेशो करेंगे तो 1:2:1, तो इसका भी एम्पेरिकल फार्मूला कितना है CH2। और एसिटिक एसिड का भी एम्पेरिकल फार्मूला कितना है। तो अगर हमको ये एम्पेरिकल फार्मूला दे रखा है तो हमें क्या पता चलेगा कि एसिटिक एसिड है या मॉलिक्यूलर। इसलिए हमने बोला कि एम्पेरिकल फार्मूला सिर्फ अपन को क्या बताएगा, रेशियो को बताएगा, इससे ज़्यादा डिटेल्स नहीं देता है। इट मीन्स मोर देन वन कंपाउंड्स में हैव द सेम एम्पेरिकल फार्मूला, बेटा ई है ये, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला सब जगह ही आई लिखा है क्या इस बार। एम्पेरिकल फार्मूला शो द रेशियो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, ठीक है, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने रेशियो के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसी चीज़ को शो करता है एम्पेरिकल फार्मूला। होप सो आप लोगों को ये समझ आई होगी कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ठीक है। मोलिकुलर फार्मूला इक्वल्स होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, कि एम्पेरिकल फार्मूले को सूटेबल नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोलिकुलर फार्मूला में। जहाँ पे जो n होता है उसकी वैल्यू होती है नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 हो सकती है। n को कैसे निकालते हैं, मास ऑफ द मोलिकुलर फार्मूला अपॉन मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, कि जो गिवन मोलिकुलर फार्मूला दे रखा है उसको एम्पेरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ये पता चलेगा कि वो सिंपल रेशो कितने नंबर का है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 7, इस तरीके से n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। अब देखो अगर अपन को फॉर्मूला दे रखा है और अगर हमसे पूछना चाह रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड है उसका एम्पेरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करना है और मोलिकुलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करना है, तो कुछ स्टेप्स को उनको फॉलो करना होगा, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं।
पहले आपको मैं ये बता रही हूँ, फर्स्टली वी हैव टू डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय एटॉमिक मास। जैसे पीछे अपन ये निकाला ना CO2 CH4 कितना परसेंट है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा इन ए गिवन कंपाउंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इतना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इतना है, और कंपाउंड का नाम ये है, तो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा और उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले जो परसेंटेज दे रखा है उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कार्बन का परसेंटेज दे रखा है तो कार्बन के मास से डिवाइड करें, और हाइड्रोजन का परसेंटेज दे रखा है तो हाइड्रोजन के परसेंटेज से डिवाइड करें, ठीक है। सेकेंड स्टेप है डिवाइड द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू टू गेट द सिंपल रेशियो। देखो फर्स्ट के अंदर अपने डिवाइड किया है, जो रेशियो आए हैं, जो भी अपना रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में से अपन को ये चेक करना है दोनों में से स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, या 2 3 जो भी हैं उनमें से जो भी सिंपल होगी तो उस सिंपल डिजिट से सबको अपन को डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद में अपने पास में दोबारा से आएंगे रेशियो जो नेचुरल नंबर के अंदर प्रेजेंट होंगे 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उनकी हेल्प से एक एम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे, और एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर सिंबल्स वही काम में लेंगे जिसमें जैसे कार्बन परसेंटेज दे रखा तो कार्बन लिखना है, हाइड्रोजन परसेंटेज दे रखा तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन परसेंटेज दे रखा तो अपन को ऑक्सीजन लिखना है, ठीक है ना। जैसे कैल्शियम लिख रखा है कैल्शियम, पोटेशियम है तो पोटेशियम, क्लोरीन है तो क्लोरीन, ठीक है। देन क्या करना है, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय द एटॉमिक मासेस। उसके बाद में जो अपने पास में एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा उसको उसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मास से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में चेंज हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। देन हम क्या करते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ n को फाइंड आउट करेंगे, और n को फाइंड आउट करने के बाद में एम्पेरिकल फॉर्मूले को सुटेबल n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे पता है आप लोगों को आधे स्टेप समझ आ पाएंगे, पर पहले आप इनको माइनरली लिखेंगे। स्टेप्स लिखना आपसे कोई नहीं पूछेगा कि किस तरीके से आपको करना है। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी निकालना सीख जाएंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करने के लिए पहले लिखना ज़रूरी था, ठीक है ना। तो स्टेप्स आपको उस तरीके से याद नहीं करने कि आपको क्या क्या करना है, और ये पैक्ड क्वेश्चन होता है, चाहे हाफ ईयरली का हो चाहे इसमें, दोनों एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो लेंथी अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको स्टेप्स भी लिखने होते हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व करना होता है। अब देखो जिस तरीके से मैंने बताया उसके बेसिस पे अपन एक पहले एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये सब क्या बोल रहा है ये सब क्लियर हो जाए। देखो परसेंट ऑफ कॉपर, कोई क्वेश्चन दे रखा है, परसेंट ऑफ कॉपर इक्वल 47.3%, कोई दिक्कत नहीं। परसेंट ऑफ क्लोरीन इक्वल 52.7%, कि कोई कंपाउंड होगा जिसके अंदर कॉपर तो इतना परसेंट है और क्लोरीन इतना परसेंट है। डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ कॉपर क्लोराइड, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड द परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। कॉपर का जो परसेंटेज दे रखा है वो कॉपर के मास से मल्टीप्लाई, मास दिया हुआ मिलता है, नहीं दिया हुआ मिलता है तो आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल काम में ले ले तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो 0.74% आ गया। दूसरा आया परसेंट ऑफ क्लोरीन, देन क्लोरीन का परसेंट दे रखा 52.7, क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो आपके पास आ गया 1.48। फिर देखो दूसरी अपन ने लिखा है कि फर्स्ट से जो रिजल्ट आएगा उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू से दोनों को डिवाइड करेंगे। जो वैल्यू अपने पास आई है इनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है, 0.74, तो इसको भी 0.74 से डिवाइड करना है और इसको भी करना है। करके अपन को दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से अपने पास में एक नेचुरल नंबर आ गया, ठीक है। इस नेचुरल नंबर के बेसिस पर अपन क्या लिखेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख लेंगे इसका। ये तो अपन से कब, जब अपन को क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा है। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा होता तो हम क्या करते, ईच एटम का मास निकालते, और मास निकालने के बाद में उसको क्या करते, n से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। n से मल्टीप्लाई करने के बाद में अपन क्या करते हैं, उसको फॉर्मूला लिख दे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और लास्ट में अपन उसकी क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं कि जो भी अपन ने फॉर्मूला फाइंड आउट किया क्या वो सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप फॉलो किया इसमें, दूसरा स्टेप फॉलो किया, तीसरे स्टेप के बेसिस पे अपन ने क्या निकाला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर आपसे गिवन क्वेश्चन में एम्पेरिकल फॉर्मूला ही पूछा है तब तो आपको यहाँ तक के स्टेप्स
सफिशिएंट है। उसके बाद में आपको अगर एम्पेरिकल फार्मूला से एटॉमिक फार्मूला या फिर बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछे तो आगे के 3 स्टेप और फॉलो करने होंगे। आज की क्लास में मैंने आपको इतना ही बताया कि हाउ टू डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला इन गिवन परसेंटेज ऑफ द ईच एलिमेंट यूजिंग द फॉलोइंग कंसेप्ट्स। ओके, होप सो आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस।